कल हम लोग पढ़े थे बाबू पायस। पायस 5 नंबर का क्वेश्चन था, कल पूरी तरह पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है कोलाइडी विलयन बनाने का 2 विधि। तो कोलाइडी विलयन बनाने का 2 विधि, ऐसे बहुत सारा विधि आपको चैप्टर में बताए होंगे, लेकिन एग्जाम में 2 ही विधि पूछा है तो 2 ही विधि का वर्णन करेंगे। पहला पेप्टिकरण, पेप्टाइजेशन। यहाँ देखो, जब ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं तो कोलाइड का निर्माण होता है। पढ़ लीजिए डिफिनेशन। जब ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं तो कोलाइड का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को पेप्टिकरण या पेप्टाइजेशन कहते हैं। अवक्षेप क्या होता है? जैसे कागज जलाते हो तो राख बचता है, वो अवक्षेप है। लकड़ी जलाते हो तो कोयला बचता है, वो अवक्षेप है। तो एकदम ताजा ताजा अवक्षेप होना चाहिए। ताजा एकदम अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं तो कोलाइड का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर ताजा अवक्षेप FeCl3 है, विद्युत अपघट्य जल है, और कोलाइड यहाँ FeOH का OL3 बना है। क्लियर है? अलग से एग्जाम में पेप्टिकरण भी पूछा गया है बाबू, ध्यान से। भौतिक विधि, जब परिक्षिप्त अवस्था के पाउडर को जल में मिलाते हैं तो कोलाइड का निर्माण होता है। मतलब जो कम मात्रा में पाउडर होता है उसको जल में मिलाएंगे तो कोलाइड का निर्माण होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। तो कोलाइड बनाने का 2 विधि हो गया। अब देखिए, कोलाइडी विलयन या कोलाइड के शुद्धिकरण का 2 विधि। ठीक है? पहला विधि है अपोहन, डायलिसिस। इस विधि, वह विधि जिसमें किसी झिल्ली द्वारा कोलाइड में घुले कण को अलग करते हैं। वह विधि जिसमें किसी झिल्ली द्वारा छानकर कोलाइड के कण को अलग करते हैं। जैसे चाय छन्नी द्वारा चाय को छानकर चाय पत्ती को अलग करते हैं, उसी तरह इस विधि में वह विधि जिसमें किसी झिल्ली द्वारा कोलाइड में घुले कण को अलग करते हैं उसे अपोहन, डायलिसिस कहते हैं। वैद्युत अपोहन, अपोहन ही वैद्युत अपोहन है, बस यहाँ वैद्युत है तो मतलब विद्युत क्षेत्र में होगा। तो देखो, वह विधि जिसमें विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपोहन की क्रिया संपन्न होती है। वह विधि जिसमें विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपोहन की क्रिया संपन्न होती है उसे वैद्युत अपोहन कहते हैं। तो बाबू कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण का कितना विधि? 2 से ज्यादा नहीं पूछता है, कॉपी में और भी ज्यादा आपको पढ़ाया गया होगा। अब देखिए, कोलाइडी विलयन का गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। टिंडल प्रभाव, ये एग्जाम में 2 बार आ चुका है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का ऐसा प्रकीर्णन जिसके कारण प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है। अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। सिनेमा हॉल में जैसे हम लोग फिल्म देखने जाते हैं तब पीछे से फोकस मारता है पर्दा पर, तब फोकस का रास्ता दिखने लगता है, मतलब प्रकाश का रास्ता दिखने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का ऐसा प्रकीर्णन जिसके कारण प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लगता है। सवेरे सवेरे अपने घर में जब हम लोग सो कर उठते हैं तो देखना, खिड़की से जब प्रकाश आता है ना सवेरे को और शाम को, तो प्रकाश का रास्ता दिखता है। तो वो किस प्रभाव के कारण दिखता है? टिंडल प्रभाव। तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का ऐसा प्रकीर्णन जिसके कारण प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लगता है उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का 2 शर्त होता है। पहला, परिक्षिप्त कणों और परिक्षेपण माध्यम के बीच अपवर्तनांक में अंतर कम होना चाहिए। मतलब जो कम मात्रा है और जो अधिक मात्रा में कण है उसके अपवर्तनांक में अंतर कम होना चाहिए। दूसरा, परिक्षिप्त अवस्था के कण का आकार प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से कम होना चाहिए। कोई दिक्कत? क्लियर है? सारा चीज नोट्स में पढ़ाया गया है चैप्टर में, अब केवल रिवीजन हो रहा है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं बाबू। यह अगला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउनी या ब्राउनियन गति। कोलाइडी कणों के टेढ़ी मेढ़ी गति को, जैसे तुम लोग बचपन में टॉर्च जलाता होगा तो देखता होगा कि टॉर्च से जो प्रकाश निकलता है उसका भी रास्ता दिखाई देता है। उसमें देखा होगा छोटा छोटा कण ऊपर नीचे करते हुए दिखता है, तो वो इधर उधर भागता है। तो वही है कोलाइडी कणों के टेढ़ी मेढ़ी गति। या सिनेमा हॉल में पीछे से फोकस मारता है, फोकसवा पर देखोगे ना तो कण इधर उधर भागते हुए टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। तो कोलाइडी कणों के टेढ़ी मेढ़ी गति, टेढ़ी मेढ़ी को एग्जाम में कभी कभी लिख देता है जिगजैग गति। कौन गति? जिगजैग गति। तो कोलाइडी कणों के टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग गति को ब्राउनी गति कहते हैं। देख लो, ये जैसे कण है इधर उधर कहीं भी भाग सकता है, ये है कोलाइडी कणों का गति।
जिसे क्या बोलेंगे, ब्राउनी गति। और ये कैसा गति कर रहा है, टेढ़ी मेढ़ी मतलब जिगजैग। कोलाइडी विलयन का श्यानता कम होने पर और तापमान अधिक होने पर ब्राउनी गति बढ़ता है। अगर कोलाइडी विलयन का श्यानता कम हो, श्यानता कम होने का मतलब कि पतला हो, श्यानता जितना अधिक होगा वो गाढ़ा होगा। तो कोलाइडी विलयन का श्यानता कम हो मतलब कोलाइडी विलयन पतला हो या उसको तापमान अधिक करे मतलब गर्म करे। तो किसी भी चीज को गर्म करने पर वो क्या होता है, पतला। पतला होगा तो आप जानते हैं किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो इधर उधर भागता है। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो पानी का कण ऊपर नीचे भागता है। मान लो तुमको उठाकर तावा पर बैठा दिया जाए तो तू रुकेगा, तू भी तो उतर कर भागेगा। क्यों? क्योंकि गर्मी किसी को जल्दी उतना बर्दाश्त नहीं होता है। तो गर्म करने, तापमान अधिक होने पर ब्राउनी गति बढ़ता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा गुण है विद्युत कण संचलन। ये भी एग्जाम में अलग से पूछ चुका है। विद्युत क्षेत्र में कोलाइड के कणों का कैथोड या एनोड की ओर गमन करने की प्रक्रिया। विद्युत क्षेत्र में कोलाइड के कणों का कैथोड या एनोड की ओर गमन करने की प्रक्रिया। विद्युत क्षेत्र में कोलाइड का जो कण है वो या तो कैथोड की तरफ गमन करे या एनोड की तरफ गमन करे, इस प्रक्रिया को विद्युत कण संचलन कहते हैं। नंबर में आंसर है विद्युत मतलब विद्युत क्षेत्र, कण मतलब कोलाइड का कण, संचलन मतलब गमन करना, चलना। किसकी तरफ चलेगा? कैथोड या एनोड की ओर। विद्युत कण संचलन कोलाइड के कणों के आवेश पर निर्भर करता है। विद्युत कण संचलन कोलाइड के कणों के आवेश पर निर्भर करता है। हो रहा है ना वीडियो? देखो तो क्लियर है बाबू। ये कोलाइडी विलयन का क्या है, गुण है। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े देखो। अभी हम लोग पढ़े हैं कोलाइड या कोलाइडी विलयन बनाने का दो विधि, कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण का दो विधि, फिर उसके बाद कोलाइडी विलयन का गुण में पहला टिंडल प्रभाव पूछ चुका है एग्जाम में, दूसरा ब्राउनी गति पूछ चुका है एग्जाम में, तीसरा विद्युत कण संचलन पूछ चुका है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं बाबू। कोलाइड का अस्कंदन। अस्कंदन मतलब पहले समझ लीजिए, अस्कंदन मतलब जमना। जैसे दूध से दही जम जाता है तो जमने को क्या बोलते हैं? अस्कंदन। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का आपस में जुड़कर अवक्षेपित हो जाना कोलाइड का अस्कंदन कहलाता है। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में कोलाइड के कणों का आपस में जुड़कर अवक्षेपित होना कोलाइड का अस्कंदन कहलाता है। द्रव रागी कोलाइड जो कल पढ़ाए थे, द्रव रागी कोलाइड का अस्कंदन निम्न प्रकार से हो सकता है: उबालकर या विपरीत सॉल को मिलाकर। द्रव विरागी कोलाइड का अस्कंदन निम्न प्रकार से हो सकता है: विद्युत अपघट्य को मिलाकर या उपयुक्त विलायक को मिलाकर। एक बार और देख लीजिए। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का आपस में जुड़कर अवक्षेपित हो जाना कोलाइड का अस्कंदन कहलाता है। द्रव रागी कोलाइड में अस्कंदन किस प्रकार होगा? उबालकर, विपरीत सॉल को मिलाकर। द्रव विरागी कोलाइड में स्कंदन किस प्रकार होगा? विद्युत अपघट्य मिलाकर या उपयुक्त विलायक मिलाकर। क्लियर है बाबू? बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हार्डी-सुल्से नियम, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। देखो, विद्युत अपघट्य पर आवेश, हार्डी-सुल्से नियम दुगो होता है। पहला, विद्युत अपघट्य पर आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के क्या होता है? विपरीत होता है। इसका मतलब अगर विद्युत अपघट्य प्लस होगा तो कोलाइडी कण माइनस होगा, अगर विद्युत अपघट्य माइनस होगा तो कोलाइडी कण प्लस होगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब देखो, विद्युत अपघट्य का स्कंदन क्षमता आयन के संयोजकता पर निर्भर करता है। मतलब जिसका संयोजकता अधिक होगा उसका स्कंदन क्षमता भी अधिक होगा। देखो एगो एग्जांपल है स्कंदन क्षमता का क्रम। इस पर कितना प्लस है? 3, इस पर 2, इस पर 1। तो इसका संयोजकता 3, इसका 2, इसका 1। तो किसका संयोजकता अधिक है? 3 अधिक है, तो स्कंदन क्षमता अल्युमिनियम +3 का अधिक होगा। इससे संयोजकता कम 2 है तो मैग्नीशियम का इससे कम होगा स्कंदन क्षमता, इससे कम सोडियम का स्कंदन क्षमता होगा। तो हार्डी-सुल्से नियम कितना नियम है? 2। विद्युत अपघट्य पर आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है। अगर विद्युत अपघट्य प्लस है तो कोलाइडी कण माइनस होगा, विद्युत अपघट्य माइनस है तो कोलाइडी कण प्लस होगा। ये देखो, विद्युत अपघट्य का स्कंदन क्षमता आयन के संयोजकता पर निर्भर करता है। मतलब जिस पर प्लस माइनस अधिक होगा उसका स्कंदन क्षमता अधिक होगा।
तो इस अल्युमिनियम पर +3 है, मैग्नीशियम पर +2 है, सोडियम पर +1 है। सबसे अधिक प्लस किस पर है? अल्युमिनियम पर। इसका स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होगा। क्लियर है? बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बाबू। स्वर्ण संख्या, गोल्ड संख्या, इसका बाबू तनी डिफिनेशन उत्पटांग है, ये हो सकता है आपको रटना पड़े। अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। देखिए, किसी द्रव स्नेही कोलाइड का मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो 10 मिलीलीटर सोने के कोलाइडी विलयन का 10% NaCl के 1 m के साथ होने वाले स्कंदन को रोक दे। 1 मिलीलीटर के साथ होने वाले स्कंदन को रोक दे। किसी द्रव स्नेही कोलाइड का मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो 10 ml सोने के कोलाइडी विलयन का 10% NaCl के मिलीलीटर के साथ होने वाले स्कंदन को रोक दे। द्रव स्नेही कोलाइड का मात्रा बढ़ेगा तो स्वर्ण संख्या घटेगा। यहां देखो, पदार्थ है और उसका स्वर्ण संख्या है। स्टार्च का स्वर्ण संख्या 20 से 30 तक होता है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। हेमोग्लोबिन, शरीर में खून में हेमोग्लोबिन होता है, 0.03 से 0.07 तक स्वर्ण संख्या होता है। जेलाटिन का 0.005 से 0.01 तक स्वर्ण संख्या होता है। ये थोड़ा सा डिफिनेशन उठपटांग है, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। चैप्टर में बढ़िया से समझाए होंगे, लेकिन अभी क्रैश कोर्स चल रहा है तो उतना डीपली हम लोग जाएंगे नहीं। ठीक है, देखिए, अधिशोषण समतापी वक्र, अब ये चैप्टर में शुरू में था लेकिन लास्ट में पढ़ाया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। नियत तापमान पर अधिशोषित पदार्थ की मात्रा और दाब के बीच एक वक्र मतलब ग्राफ खींचा जाता है, उसे अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। तो बाबू किसके किसके बीच ग्राफ है? अधिशोषित पदार्थ की मात्रा और दाब के बीच क्या खींचा जाता है? ग्राफ, उसे अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। ये देखो, फ्राइडलिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। तो फ्राइडलिक अधिशोषण समतापी, 1909 में फ्राइडलिक ने गैसों का ठोस पर 1909 में फ्राइडलिक ने गैसों का ठोस पर अधिशोषण और दाब के बीच, यही ना था जी, अधिशोषण और दाब के बीच संबंध बताने के लिए एक समीकरण दिया। इस समीकरण के वक्र को फ्राइडलिक समतापी वक्र कहते हैं। तो किसके किसके बीच समीकरण दिया? गैसों का ठोस पर अधिशोषण मतलब गैस ठोस पर जमा होगा, और दाब के बीच संबंध बताने के लिए एक समीकरण दिया, और इस समीकरण के ग्राफ को, वक्र को फ्राइडलिक समतापी वक्र कहते हैं। अब देखिए बाबू, ये थोड़ा सा सॉल्व होगा। यह है अधिशोषित पदार्थ की मात्रा समानुपाती है दाब के, पावर 1/n, समानुपाती हटेगा तो बराबर एक स्थिरांक आएगा। यही है फ्राइडलिक समीकरण। यह आगे सॉल्व भी होता है। x/m समानुपाती p 1 का पावर n, समानुपाती हटेगा तो बराबर और एक स्थिरांक आएगा p का पावर 1/m n। यह है फ्राइडलिक समीकरण। यह सॉल्व होता है आगे भी। दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ log e लेने पर, ठीक है, तो लॉग ले रहे हैं, log x/m, नीचे क्या e बराबर log k इंटू p 1/n, नीचे कितना e। लॉग का नियम है कि गुणा किस में बदलता है? प्लस में, कई बार बताए होंगे। देखिए, log x/m बेस e बराबर log k और p गुणा में है तो दोनों प्लस में टूटेगा, k नीचे e प्लस log p का पावर 1/n और नीचे e। log का एक और फॉर्मूला बताया था, जो पावर होता है वो बाहर आता है, तो ये आएगा फॉर्मूला log x/m बेस e बराबर log k e प्लस ये 1/n बाहर होगा और log p टू द बेस e। ये पूरा समीकरण सॉल्व हुआ। हालांकि यही है फ्राइडलिक समीकरण, इसी को लॉग लेकर आगे सॉल्व किया। क्लियर है? बात समझ में आया? अब देखो बाबू, ये दो गो ग्राफ है उसका, फ्राइडलिक समीकरण का। एगो log x/m और log p के बीच है, जो ग्राफ log k से स्टार्ट हो रहा है और जिसका स्लोप कितना है 1/m।
और ये ग्राफ है एक्स बाई एम और पी के बीच वक्र ग्राफ होगा, कर्व होगा। कोई दिक्कत? अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और कल से स्टार्ट होगा छठा चैप्टर। लास्ट टॉपिक है ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। एग्जाम में पूछ चुका है। तापमान बढ़ने पर अधिशोषण घटता है, क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ता है। अधिशोषण मतलब चिपकना। जैसे ठोस पर क्या चिपकेगा? गैस। तो तापमान बढ़ेगा, किसी चीज को गर्म करोगे तो गैस चिपकेगा कि भागेगा? तो गर्म करोगे तो गैस निकलकर भागेगा, तो अधिशोषण घटेगा। मान लो क्षेत्रफल अधिक हो तो ज्यादा गैस जमा होगा, तो क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ेगा। विलेय के सांद्रता पर यह निर्भर करता है, अधिशोष्य और अधिशोषक पर भी निर्भर करता है। ये बाबू 5वां चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। अब कल हम लोग पढ़ेंगे, मतलब 26 तारीख को पढ़ेंगे आगे के 6 नंबर चैप्टर तत्वों का निष्कर्षण। आज के लिए यहीं क्लास ओवर होता है। बाय 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 बाय।